हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, ठीक है, इसी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग उसके अंत में ओम के नियम तक पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। उससे ओम के नियम में हम लोग एक सूत्र भी ज्ञात किए थे कि V बराबर IR होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी चालक तार से, ठीक है, प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बात जान लीजिए आप, किसी चालक तार से हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ही प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको परिपथ में जो है सावधानियां कुछ दिया गया, ठीक है। उस सावधानियां को आप लोग हम लोग जानेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके बाद हमारा एक और सवाल रहेगा कि जैसे कोई ओम का नियम है, ठीक है, और ओम के नियम में हम लोग ताप को अचर क्यों रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार से, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो वो उसमें जो है एमीटर और वोल्ट मीटर का सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि एमीटर, ठीक है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर, एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी परिपथ में हम लोग अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो किसके सहायता से? मीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। जब भी आप लोग प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा तो उसमें कुछ सावधानियां हैं, ठीक है। उस सावधानियां को हम लोग देखते हैं। लिखिएगा सावधानियां, ठीक है। सावधानियां में पहला सावधानियां क्या है कि किसी भी परिपथ में, ठीक है, एमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। तब पहला सावधानी आपका क्या हो गया कि परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में लगाते हैं। अब आपका दूसरा क्या है कि परिपथ को पूरा करने के लिए, ठीक है, परिपथ को पूरा करने के लिए उसमें जितना भी पेच लगाते हैं, ठीक है, नट उट लगाते हैं, उसको सही से कस देना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा कि परिपथ को पूरा करने के लिए सभी पेचों को ठीक से कस देना चाहिए, ठीक है, कस देना चाहिए। तीसरा आपका क्या है? तो तीसरा ये है कि वोल्ट मीटर के, ठीक है, वोल्ट मीटर के जो अधिक विभवांतर वाला सिरा रहता है, ठीक है, उसको कुंडली के अधिक विभव वाले से और वोल्ट मीटर का जो धनात्मक सिरा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कुंडली के अधिक विभव वाले से और जो ऋणात्मक सिरा रहता है उसको कुंडली के जो निम्न विभव है उससे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा कि वोल्ट मीटर में या वोल्ट मीटर के धनात्मक, ठीक है, वोल्ट मीटर के धनात्मक सिरे को कुंडली के अधिक विभव वाले, ठीक है, कुंडली के अधिक विभव वाले
तथा ऋणात्मक सिरे को कुंडली के निम्न विभव वाले सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम यानी कि चौथा हमारा सावधानी क्या है, तो चौथा ये है कि जब भी हम लोग परिपथ से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करेंगे तो दाब कुंजी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होने की स्थिति में परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे, स्थिति में दाब कुंजी को बंद कर देंगे। ठीक है, कुंजी को बंद कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा कुल मिलाकर के 4 गो सावधानी था। यदि आप ठीक है किसी परिपथ से अगर प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, किसकी सहायता से, मीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से, तो आपको ये 4 सावधानी वहाँ पर आपको बरतना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम में, ठीक है, ताप को अचर क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ठीक है, क्यों, तो ओम के नियम में हम लोग ताप को अचर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अगर चालक का प्रतिरोध जो है ताप के बदलने से आपका बदल जाता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध आपका क्या होगा, ताप बदलने से बदल जाएगा, और ताप के बदलने से क्या होगा कि उस परिपथ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसका मान भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी कारण से हम लोग जब भी ओम के नियम में ये सब करते हैं तो वहाँ पर ताप को क्या करते हैं, अचर रखते हैं। ठीक है, और देखिए इसका मान बदलने से क्या होगा, विद्युत धारा का मान बदला तो बहुत सारी चीज़ों का मान बदल जाता है। ठीक है, इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध ताप के बदलने से, ठीक है, ताप के बदलने से बदल जाता है। ठीक, बदल जाता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, ताप के बदलने से बदल जाएगा, और ऐसा होने पर क्या होगा कि परिपथ से प्रवाहित होने वाले, ठीक है, परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी ठीक से या ठीक ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, ज्ञात नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, तो धारा का मान भी आपको ठीक से ज्ञात नहीं होगा। इसके कारण बहुत सारी चीजों का मान बदल जाएगा। ठीक है, इसके कारण बहुत सारी चीजों का मान क्या होगा, चीजों का मान बदल जाएगा। इसलिए ओम के नियम में क्या करते हैं, ताप को अचर रखते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखते हैं। ठीक है, अचर रखते हैं। ठीक,
चलिए ये हमारा क्या था, इसका आंसर था। अब देखिए, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो है ना, हम लोग परिपथ में दो तरीके से करते हैं। पहला आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों का क्या होगा, संयोजन, यानी ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ आपका रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट बताए हैं कि प्रतिरोधों का जो संयोजन हम लोग करेंगे वो परिपथ में दो तरीका से करेंगे, वो श्रेणी क्रम और वो समांतर क्रम। तो लिखिएगा, परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए ठीक है, इसमें देखिए आपका अगर प्रतिरोध को आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, प्रतिरोध को अगर बढ़ाना होगा तो आप, चलिए अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एक साथ अगर प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो सभी प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा, या दो से अधिक प्रतिरोध लीजिए, उस सब को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्रतिरोध को आपको घटाना है, ठीक है, तो आपको उसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि प्रतिरोध बढ़ाना है तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तथा यदि प्रतिरोध घटाना हो, यदि प्रतिरोध घटाना हो तो उन सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सबको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यदि आपको प्रतिरोध घटाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको समांतर क्रम में जोड़िएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं पहला नंबर में, आपका क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए
श्रेणीक्रम संयोजन बोलेंगे किसको, तो बहुत सारी प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणीक्रम में तब कहेंगे जब उन सभी प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का जो सिरा होगा, अंतिम सिरा, ठीक है, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा जो होगा उससे दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होगा, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होगा उससे तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होगा, ठीक है। इसी क्रम में जो चलेगा तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलेंगे श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। और इस श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, आपका धारा का मान एक के समान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखिएगा कि अनेक प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम संयोजन में अनेक प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होता है, ठीक है, पहला सिरा जुड़ा होता है इत्यादि क्रम हो तो ऐसे क्रम को श्रेणीक्रम संयोजन में समझा जाता है, या श्रेणीक्रम लिख लीजिए, संयोजन में समझा जाता है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अनेक प्रतिरोध को अगर हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़ा हुआ कब कहेंगे, जब पहला प्रतिरोध का आपका क्या होगा, अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, और दूसरे प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होगा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा होगा। इसी क्रम में अगर चल रहा है सीरीज तो उसी को बोलेंगे हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन। जैसे देख लीजिए इसमें, जैसे ये प्रतिरोध लिए, ठीक है, प्रतिरोध लिए, ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ये जैसे यहाँ पर ए बिंदु लिए, यहाँ से देखिए इसका सिरा खत्म हो गया, ठीक है, ये सिरा क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका हो गया पहला सिरा और ये हो गया अंतिम सिरा। फिर यहाँ से दूसरा प्रतिरोध लेंगे ऐसे करके, ठीक है, ये दूसरा होगा, ये R1 हुआ और दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखिए प्रतिरोध जो है आपका यहाँ पर खत्म हो गया दूसरा, अब यहाँ से फिर तीसरा का पहला सिरा शुरू होगा, ठीक है, पहला सिरा आपका शुरू होगा और ये तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर सीरीज चल रहा है तो उसको बोलेंगे श्रेणीक्रम। ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक है। एक चीज और लिखिएगा कि श्रेणीक्रम में क्या होता है, धारा समान रूप से बहता है, ठीक है, धारा का मान समान होता है। ये भी लिख लीजिएगा कि श्रेणीक्रम में, यहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट देकर लिख लीजिएगा कि श्रेणीक्रम में धारा का मान क्या होता है, सभी जगह या प्रत्येक जगह समान रहता है, प्रत्येक जगह समान रहता है, ठीक। चलिए
उसके बाद दूसरा नंबर आपका क्या था, तो था समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखिएगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा देखिए, समांतर क्रम संयोजन कब कहेंगे, तो अनेक प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में तब कहा जाएगा जब उन सभी प्रतिरोध का, ठीक है, बायां सिरा एक बिंदु पर और दायां सिरा जो है मतलब अगले बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर संयोजित रहेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में आपका क्या होगा, तो धारा का मान प्रत्येक जगह अलग अलग होगा। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा कि अनेक प्रतिरोध को समांतर क्रम अनेक प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में यो है। ठीक है, यो संयोजन में तब समझा जाता है जब अनेक प्रतिरोधों का, जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा, ठीक है, बायां सिरा एक बिंदु पर, बायां सिरा आपका एक बिंदु पर तथा दायां सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है। ठीक है, दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है। ठीक है, संयोजित रहता है, तब उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तब उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये वाला प्रतिरोध हुआ, यहाँ से गया ये, यहाँ से गया, फिर एक प्रतिरोध ये है, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध ये है, फिर यहाँ से फिर एक प्रतिरोध ये है, ये इस तरह से गया। इसमें देखिए आपका जो है ना कुल मिलाकर के 3 गो प्रतिरोध है। ठीक है, 3 गो प्रतिरोध है, लेकिन इन तीनों प्रतिरोध का जो है सब का जो है ये बायां सिरा जो है एक बिंदु पर यानी ए पर, और दायां सिरा जो है ये दूसरे बिंदु बी पर संयोजित है, बल्कि 3 गो प्रतिरोध है। ठीक है, लेकिन इस सब का बायां सिरा आपका ए बिंदु पर और दायां सिरा आपका दूसरे बिंदु बी पर संयोजित है। ठीक है, तो इस तरह के संयोजन को हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है वो प्रत्येक जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिखिएगा नोट दे करके कि समांतर क्रम में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक जगह अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक, चलिए उम्मीद है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या था, तो पहला जो प्रतिरोध रहेगा उसका अंतिम छोर उससे दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर जुड़ा होगा, और दूसरा का जो अंतिम छोर रहेगा उसका तीसरा का पहला यहाँ पर जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब इसमें क्या होगा, तो सब प्रतिरोध का जो एक बिंदु पर क्या होगा, जुड़ा होगा प्रतिरोध का सबका बायां छोर, और दायां जो है अगले बिंदु पर जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं।
चलिए इससे आगे हमारा है समान जो अनेक प्रतिरोध, ठीक है, अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि बहुत सारा प्रतिरोध हम जोड़ दिए, ठीक है, या बहुत सारा प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, उसका कुल मिलाकर अगर एक प्रतिरोध निकालना होगा, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक लिखिएगा अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है ना आपका श्रेणी क्रम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर या यदि R1, ठीक है, R1 हो गया कोमा R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे देखिए R1 हो गया ये, ठीक है, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ठीक है, ये R3 हो गया, ये R1 R2 और R3 ये अगर श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो इस तीनों का अगर हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा कि अगर 3 या 4 या 5 भी प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, अगर वो श्रेणी क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकलेगा, ठीक है। इससे देखिए साबित क्या होता है कि समतुल्य प्रतिरोध जो होता है अन्य प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी लिखिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध अन्य सभी प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग अगर श्रेणी क्रम में 3-4 प्रतिरोध को जोड़ दिए, ठीक है, 3 4 5 जितना भी n प्रतिरोध को जोड़ दिए और सबका मान R है, ठीक है, और ये कुल मिलाकर के आगे भी प्रतिरोध गया है, तो अगर समान प्रतिरोध के समान मान के R प्रतिरोध को अगर n प्रतिरोध रहेगा, कुल मिलाकर के प्रतिरोध का संख्या n, और अगर प्रतिरोध रहेगा उसका समान मान रहेगा R, तो इसका अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिएगा यदि समान मान के या समान मान R के n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान मान के R के n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R बराबर आपका क्या हो जाएगा, NR, ठीक है, आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन है वो रहेगा कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध निकाले, ठीक है। अगर 3 ओम के 3 प्रतिरोध है उसको अगर श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस चीज को आप देखिएगा यहाँ पर। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये आपका मान के चलिए 3 ओम है, 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हो गया,
इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका कि ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3, ये क्या हो गया R1 R2 और R3 हो गया, ठीक है। चूंकि समाने हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका ये हो गया R बराबर आपका क्या होगा तो 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस में 3 ओम, तो R बराबर आपका 6 ओम, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया नॉर्मल तरीका जो ये है, ठीक है। और एगो ये नोट में लिखाए हैं, इस चीज़ को नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन यानी मेथड दो कराए समान मान, चूंकि यहाँ पर देखिए समान मान है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, ठीक है। अगर n प्रतिरोध तो यहाँ पर R का मान आपका किन है 3 ओम है, ठीक है। दूसरा मेथड है ये, ठीक है आपका। और n का मान क्या है तो 1, 2 और 3 को प्रतिरोध है, तो n का मान क्या है 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9 ओम कर लीजिएगा, ठीक है। 3 3 6 3 9। तो फॉर्मूला कर रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा NR, ठीक है। तो R बराबर आपका NR, N का मान 3 गुने 3 ओम, ये ओम है, ठीक है। तो R बराबर आपका 3 तिया 9 ओम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीका से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर एक सवाल और ले, ये सवाल भी देखिएगा, ये लिखिएगा 2 ओम, 3 ओम, ये ओम है, ठीक है आपका, 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम अभी चल रहा है ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। तो देखिए ये R1 हो गया, R2, ये R3, यानी कि आपका इस तरह से दिया गया है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। R1 कितना है 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। तो आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा देखिए, समतुल्य प्रतिरोध चूंकि आपका ये है क्या श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस में R3, ठीक है। आपका R3 होगा, तो आपका 2 प्लस 3 प्लस में 6 ओम, तो कुल मिलाकर के आपका 3 2 5 और 5 और 6 11 ओम हो जाएगा, ठीक है। 11 ओम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो श्रेणी क्रम में रहेगा, अगर अलग अलग प्रतिरोध दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर समान प्रतिरोध रहेगा और बहुत सारा प्रतिरोध रहेगा, जैसे 3 ओम के प्रतिरोध को हम 3 तक यहाँ बढ़ाए, यहाँ पर हो सकता है हम 100 तक बढ़ा दें, तो आपको सिर्फ वही करना है, n का मान यहाँ 100 हो जाता, R का मान 3 ओम, और समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है NR, यानी 3 गुने 100 बराबर 300 ओम हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि श्रेणी क्रम में आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम की ओर, ठीक है। चलिए अब हम लोग समांतर क्रम समूहन देखते हैं। अगर R1, R2 और R3 जो 3-4 प्रतिरोध रहेगा, वो अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो B नंबर में आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यदि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध अगर मान लीजिए R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है, उसको अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा
जैसे आप देखिए समतुल्य प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 आपका R1 होगा 1/R2 प्लस 1/R3। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर R1 R2 R3 3-4 प्रतिरोध है, उसको अगर आप लोग अगर समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं तो आपका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस चीज़ से ये स्पष्ट हो जाता है कि देखिए यहाँ पर 1/R1 कर लीजिए, हाँ ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस चीज़ से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जो अगर 2-3 प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, और उसको समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा ने, उसके प्रत्येक मान से क्या होगा, उसके अन्य जितना भी प्रतिरोध है उस सब के मान से ही छोट होगा, ठीक है। तो इस चीज को लिखिएगा कि यदि अनेक प्रतिरोध को, ठीक है, अनेक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उससे प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक। और नोट में लिखिएगा आप एक चीज और, नोट में कि यदि समान मान के, ठीक है, समान मान जैसे हो गया R के n प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो लिखिएगा यदि समान मान R के n प्रतिरोधों को, ठीक है, प्रतिरोधों को समान मान R के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा आपका। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर, ठीक है, R बराबर क्या होगा आपका, तो R बटा N होगा आपका, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बटा N। इस चीज को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे आप एक सवाल लीजिएगा, जैसे वही वाला सवाल इससे पिछला जो सवाल बनाए हैं उसी को आप समांतर क्रम में लीजिएगा। अगर यह सवाल लिखिएगा यदि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध बताएं, ठीक है। जैसे आपका 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये आपका 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम है। अगर 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, ठीक है, और ये समांतर क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आप खटाक से इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको देखिए नॉर्मल इस तरीका से भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, और अगर इस तरीका से निकालिएगा तो इतना ही आएगा। तो शॉर्टकट आप इसके से क्यों नहीं निकाले। यहाँ पर देखिए पहले हम इस वाला से निकाल कर दिखाते हैं।
समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए, चूंकि सॉल्यूशन में मेथड फर्स्ट कर लीजिएगा, मेथड फर्स्ट, ठीक है। और इसमें आपका R का मान कितना दिया गया है, 3 ओम, ठीक है। और N का मान 3 दिया गया है, N का मान क्या है, 3। तो समतुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होगा, तो R बट्टा N। R का मान कितना है, 3 ओम, और बट्टा में 3 काटिएगा तो आपका 1 ओम आएगा, ठीक है। ये आपका 1 ओम आया, ये आंसर। ये तो आपका पहला मेथड हो गया, ये वाला शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अब इस वाले से आप निकाल कर देखिएगा सही आता है कि नहीं। मेथड 2, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि देखिए R1, R2 और R3 ये तो तीनों बराबरे हैं, ठीक है। तो आप R बराबर क्या कीजिएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो R बराबर आपका क्या आएगा, देखिए 3 कैल्शियम 3 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो R बराबर 3/3 आएगा। तो कुल मिलाकर के R बराबर 1 और ओम आया, ठीक है। तो काटिएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम। चाहे ई वाले मेथड से निकालिए, चाहे ई वाले मेथड से, दोनों मेथड से आपका क्या होगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। एक सवाल और हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा सा ही सवाल है। अगर एक चीज और लिखिएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, तो उस पर हम उदाहरण बताएंगे। नोट में लिखिएगा, आपकी नोट नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट आपका नोट हुआ, यहाँ पर सेकेंड में लिखिएगा, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर R1 और R2 दो प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना रहेगा। डायरेक्ट लगाएंगे R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2। चलिए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से उस सवाल देखिएगा, फिगर टाइप का आपका सवाल है, ठीक है। ये देखिए और ये देखिए, ठीक। यहाँ पर ऊपर वाले का अगर 2 ओम लिए, ठीक है, और नीचे वाले का अगर 4 ओम लिए, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर वाट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2, ठीक, यही ना। तो इसको निकालिएगा तो R1 R2 मतलब क्या, 2 और 4, तो 2 गुने 4 बट्टा 2 प्लस 4, तो आपका आएगा कितना, 4 दूना 8 बट्टा 4 2 6, कट करके आपका 4/3 ओम आएगा, ठीक है। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध आएगा और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि अगर श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में अगर हम 2-4 प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप आसानी से इस थ्योरी के माध्यम से सवाल वहां पर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको उतारिए। चलिए अब इस लेक्चर का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो हमारा है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। इसको मिटाइएगा और लिखिएगा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। ये हमारा क्या है, टॉपिक है।
और इसमें आपका एक आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, लिखिएगा इस चीज को, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को सिर्फ हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, और न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न हम लोग निर्माण कर सकते हैं, न ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ इसको क्या करेंगे तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज और लिखिएगा कि किसी चालक तार से अगर धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। लिखिएगा किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर चालक तार गर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है ना एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछ देता है, शायद नहीं भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन उसका सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखिएगा Q बराबर I² RT का निगमन करे, ठीक है। ये सवाल आपका क्या है, Q बराबर I² RT का निगमन करे, यानी कि सूत्र निकाले, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें सॉल्यूशन में कि किसी चालक तार से, या माना किसी चालक तार से भी वोल्ट विभवांतर माना किसी चालक तार के सिरों पर, यहाँ पर लिखिएगा माना कि किसी चालक तार के सिरों पर भी वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर है, तथा एक कूलम आवेश एक सिरे से, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर भी वोल्ट विभवांतर है, तथा एक कूलम आवेश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने पर है आपका, ठीक है, जाने पर किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, यानी W बराबर आपका क्या हो जाएगा, चूंकि देखिए W बराबर होता है VQ, ठीक है, फॉर्मूला जाने होंगे, तो W बराबर यहाँ पर V विभवांतर गुणित, चूंकि Q का मान क्या है 1, तो 1 जूल, ठीक है,
ये आपका हो गया। अगर देखें यहाँ पर क्यू एक कूलम्ब आवेश के बदला अगर हम लोग किसी एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच अगर क्यू कूलम्ब आवेश करें, ठीक है, यहाँ पर तो एक कूलम्ब आवेश हो रहा है, लेकिन अगर क्यू कूलम्ब आवेश करें तो यही क्या होगा, लिखिएगा कि अगर यदि एक सिरे से दूसरे सिरे तक या लिखिएगा यदि क्यू कूलम्ब आवेश को एक सिरे से, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने पर किया गया कार्य यानी W बराबर क्या हो जाएगा आपका, चूंकि यहाँ पर एक कूलम्ब आवेश लिए थे तो 1 जूल, अब Q कूलम्ब आवेश लिए है तो W बराबर V या गुने Q जूल, ठीक है, ये जूल है, ठीक है, JOUL जूल, ये भी जूल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W बराबर क्या आया, VQ, चूंकि W बराबर V और Q आया तो W बराबर I और R इंटू में Q लिख सकते हैं, बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि V बराबर क्या होता है IR। ओम का नियम याद कीजिए आप, उसमें फॉर्मूला निकाले थे V बराबर IR, ठीक है, तो उसी को V को हम चेंज कर दिए हैं IR के रूप में, ठीक है, Q के जगह Q है। फिर W बराबर IR इंटू में Q बराबर क्या होता है I और T, बगल में किया Q बराबर क्या होता है IT। ये दोनों फॉर्मूला होता है Q को और हम लोग किसको V को, दोनों को चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए W बराबर I गुने I है तो I स्क्वायर और R इंटू में T। अब W बराबर I स्क्वायर RT आया, ठीक है। अब इस पूरे किए गए कार्य को हम लोग अगर ऊष्मा के रूप में रूपांतरित कर दे, बदल दे, ठीक है, और उस पूरे को मान ले हम Q, तो आपका क्या आएगा, लिखिएगा यदि किए गए पूरे कार्य को, यदि किए गए पूरे कार्य को ऊष्मा Q के रूप में बदले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इस W को क्या कर दिए, चेंज करके Q बना दिए, ठीक है, Q बराबर I स्क्वायर RT। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और लिख लीजिएगा नोट में कि एक जो कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 जूल, JOUL, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप जरूर समझ गए होंगे क्या चीज़ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें देखिए कुछ ने किया है, Q बराबर I स्क्वायर T का निगमन क्या किया है, तो किसी चालक तार के सिरों के V वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, और एक कूलम्ब आवेश जब जाता है तो W बराबर V या गुने में 1 जूल हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर Q कूलम्ब आवेश जाएगा तो W बराबर V या गुने Q हो जाएगा, तो W बराबर VQ है तो V और Q के जगह V बराबर I और Q बराबर IT चेंज कर दिए, W बराबर I स्क्वायर RT आया, और उस पूरे किए गए कार्य को यानी कि W को ऊष्मा के रूप में, यानी W यहाँ लिख लीजिएगा, को ऊष्मा Q के रूप में बदल दिए तो Q बराबर I स्क्वायर RT आ गया, ठीक है। बाद बाकी एक नंबर में आपका ये 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में, जो भी आगे बच गया है। अब हमें लगता है कि इस चैप्टर का आखिरी ये लेक्चर आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अब हम लोग रहने देते हैं। इसके अब अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। Make me clean.